Good morning, students. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, let's just continue chapter number 3 of history, Nazism and the rise of Hitler. Okay, the destruction of democracy. This is the next topic of section number 2. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि एडोल्फ हिटलर कैसे नाजी पार्टी के लीडर बने, फिर उन्होंने बावेरिया पे कंट्रोल पाना चाहा बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दैट ऑल्सो। बट उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे। अर्ली 1930s तक तो उनको कुछ खास वोट मिले नहीं, पार्टी को कुछ खास वोट मिले नहीं। बट जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उन्होंने इस सिचुएशन का बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को प्रोमिस करे, प्रोपेगेंडा यूज में किया, लोगों को कन्विंस करा, लोगों को इन्फ्लुएंस करा। और जहाँ पे एक टाइम पे उनको 2.6% वोट मिलते थे, अब उनको 37% वोट मिले और नाजी पार्टी 1932 की बन गई सबसे लार्जेस्ट पार्टी। अब किस तरह से हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का सोचा, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी को किस तरह से हिटलर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। 30 जनवरी 1933 में क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, टू हिटलर। सबसे बड़ा बेवकूफी का काम करा वहां के प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, जिनका नाम था हिंडनबर्ग, उन्होंने 30 जनवरी 1933 में एडोल्फ हिटलर को बना दिया कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। मतलब जैसे अपने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की हाईएस्ट पोजीशन उनको मिल गई, चांसलरशिप उनको बना दी एक तरह से। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही वहां पे चांसलरशिप वही पोजीशन रहती है। प्राइम मिनिस्टर की सोचो कितनी पावर्स और कितनी कितनी ज्यादा पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, वो प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी कंट्री में। तो वैसी पावर्स एडोल्फ हिटलर को मिल गई थी, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने दे दी उसको चांसलरशिप, मतलब पॉलिटिकल हेड बनाकर। और सबसे गलत काम कर दिया, बेवकूफी का काम कर दिया प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने, जो कि ये बना दिया एडोल्फ हिटलर जो चाहते थे वो उनको बिना मांगे मिल गया। अब भाई वो पहले तो लीडर बन गए नाजी पार्टी के, नाजी पार्टी को काफी ज्यादा वोट मिल गए, उसके बाद हिंडनबर्ग ने बना दिया चांसलरशिप। एडोल्फ हिटलर तो भाई फूले नहीं समारते, वो तो चाह रहे थे कि भाई बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, मैं धीरे 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 करके डेमोक्रेसी को कर दूंगा डिसमेंटल। मेन नेम ऑफ हिटलर, एडोल्फ हिटलर का मेन नेम याद रखना, डिक्टेटरशिप को हटाना है, जर्मनी को माइटी, सॉरी डेमोक्रेसी को हटाना है। जर्मनी को माइटी बनाना है तो खुद माइटी बनना पड़ेगा, और मेरे को माइटी बनना है, मेरे को पावर मैनेज का मतलब क्या है? जर्मनी में डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश करना है। A mysterious fire that broke out in German parliament building in February facilitated his move. अब हुआ क्या स्टूडेंट? 30 जनवरी 1933 को he became the chancellor of Germany. Then exactly on 27 February 1933, ये डेट नहीं दे रखी बट इसी डेट को हुआ था, जर्मन पार्लियामेंट जिसको अपन रीच सेक कहेंगे, वहां पर लग गई फायर। अब मिस्टीरियस क्यों बोला गया? क्योंकि मिस्ट्री है, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये जर्मन पार्लियामेंट पे आग किसने लगवाई, रीच सेक में फायर किसने लगवाई, इसलिए इसको मिस्टीरियस बोला गया। ऑल्दो कई कई हिस्टोरियंस को लगता है कि ये फायर एडोल्फ हिटलर ने लगवाई है, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप चाहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो उन्होंने आग लगवाई, उन्होंने फायर लगवाई। मेरे को भी कहीं काफी हद तक ये लगता है कि ये मिस्टीरियस फायर मिस्टीरियस नहीं है, ये हिटलर नहीं लगवाई है। अब इससे हिटलर को क्या फायदा हुआ? हिटलर देखो चांसलर की पोजीशन पे, हिटलर बहुत पावरफुल है। अब जैसे ही जर्मन पार्लियामेंट में आग लगी तो एडोल्फ हिटलर ने इसका पूरा का पूरा ब्लेम किस पे डाल दिया, इसका पूरा का पूरा गिल्ट किस पे डाल दिया? जो भी उनके अपोजिशन पार्टीज थी, कॉम्पिटिटर्स थे। एडोल्फ हिटलर ने कहा कि क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि आप लोगों को नाजी पार्टी का इतना पावर में आना पसंद नहीं आ रहा, मेरा चांसलर बनना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर जर्मन पार्लियामेंट पे लगवा दी आग। अब फायर लगवा दी है तो एडोल्फ हिटलर ने क्या करा? 20 फरवरी 1933, बिल्कुल नेक्स्ट डे ही उसके फायर ऑर्डर को इम्पोज कर दिया। अब देखो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेमर रिपब्लिक के कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, जिसमें पहला इनहेरेंट डिफेक्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा था आर्टिकल 48 का लिबरल यूज करना। तो जब सारी स्टार्टिंग से ही वेमर रिपब्लिक में, डेमोक्रेसी में आर्टिकल 48 का इतना लिबरल यूज हो रहा है, तो एडोल्फ हिटलर ने सोचा व्हाई नॉट, कि मैं भी करता हूं ना यूज। जब तो एडोल्फ हिटलर ने क्या करा, इस सिचुएशन का फायदा उठाया कि जब तक मैं वो गिल्टी नहीं मिलते, जब तक मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाऊं, मेरे पास एविडेंस ना आ जाए कि इसके पीछे, इस फायर के पीछे कौन है, तब तक मैं फायर डिक्री, फायर ऑर्डर को इम्पोज करता हूं, जिसमें लोगों से उनकी सिविल राइट्स जो थी, फ्रीडम टू स्पीच, वो कुछ बोल नहीं सकते, प्रेस एंड असेंबली कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये सारी राइट्स, सिविल राइट्स एडोल्फ हिटलर ने छीन ली। तो एक तरह से जो मिस्टीरियस फायर लगी, विच इज नो मोर मिस्टीरियस अकॉर्डिंग टू मी, तो वो जो फायर लगी उससे एडोल्फ हिटलर को और भी ज्यादा पावर मिल गई कि वो डेमोक्रेसी को हटाकर क्या ले आए, डिक्टेटरशिप ले आए। क्योंकि आगे जाके वो करते तो सही, आगे जाके सिटीजन की सारी राइट्स तो वो लेने ही वाले हैं। अब उनको एक मौका मिल गया, मौका क्या मिल गया?
एक चिंगारी मिल गई कि मैं इस बेसिस पर, ये फायर के बेसिस पर लोगों से सिविल राइट्स छीनता हूँ। वैसे बिना बिना बोले छीनते, अब उनको एक वो फायर लगने पर उनको एक एडवांटेज मिल गया एडोल्फ हिटलर को, कि उन्होंने जो भी उनकी अपोजिशन पार्टीज थी उनके ऊपर ब्लेम डालकर क्या करा, सारी की सारी फायर डिक्री, फायर ऑर्डर को सस्पेंड पास कर दिया और सारे लोगों से उनकी सिविल राइट्स को छीन लिया गया। इसके बाद एडोल्फ हिटलर के सामने जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मतलब जो भी एडोल्फ हिटलर को रोकते हैं डेमोक्रेसी को हटाने में, डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करने में, जो भी लोग रोकते हैं उनको सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने हटाया। एनिमीज कौन थे? कम्युनिस्ट और डेमोक्रेट्स। तो बेसिकली इन दो हर्डल्स को हटाया कम्युनिस्ट। अपन अब याद है आपको स्पार्टासिस्ट लीग आई थी वेमर रिपब्लिक का वो वीकनेस का फायदा उठा के, ठीक है? तो स्पार्टासिस्ट लीग के लोग थे कम्युनिस्ट, उनको उनको और डेमोक्रेट्स, इन दोनों को ये हर्डल आते, ये हिटलर को कहीं ना कहीं रोकते टोकते कि भाई आप गलत कर रहे हो या कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने इनको इनका ठिकाना लगाया, मतलब कम्युनिस्ट और डेमोक्रेट्स को अरेस्ट कर दिया और कुछ टाइम बाद इनको कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया। कंसंट्रेशन कैंप्स तो आई थिंक यू ऑल नो कि जो भी सारे नाजिज्म में अपन ने पढ़ा था कि बहुत सारे कम्युनिटीज थी, ज्यूज, जिप्सीज, पोलिश सिविलियंस, क्रिपल्ड, और जो भी सारे अपोजिशन पार्टीज, इन सबको कंसंट्रेशन कैंप्स अलग अलग एक ऐसे एरियाज में भेजते थे जहाँ पे गैस का एक्सपोजर कर देते थे, जाइक्लोन बी का, जिससे कि लोगों की डेथ हो जाती थी। तो वही चीज करा एडोल्फ हिटलर ने कि अब एडोल्फ हिटलर फ्री है बिल्कुल, लोगों से सिविल राइट्स छीन चुका है, वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लोग कुछ बोल नहीं सकते, वहीं पे सारे के सारे हर्डल्स को उसने रिमूव कर दिया। और उसके बाद एडोल्फ हिटलर ने पास किया सबसे गंदा एक्ट, जिसको कहते हैं अपन इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट नाम से पता चल रहा है किसी चीज को इनेबल करना, तो बस एडोल्फ हिटलर डेमोक्रेसी चाहते नहीं थे, उन्होंने इनेबल कर दिया डिक्टेटरशिप। 3 मार्च 1933 को द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। बिल्कुल टाइम लगाया उन्होंने। 30 जनवरी को बने चांसलर। 27 फरवरी को उन्होंने लगाई जर्मन पार्लियामेंट में आग, फायर। 28 फरवरी को उन्होंने कर लिया सारे लोगों से सिविल राइट्स को सस्पेंड सस्पेंड कर दिया। 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच में जो भी उनके ऑब्स्टेकल आते हैं उनको अरेस्ट कर दिया। और 3 मार्च, बिल्कुल टाइम इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, 3 मार्च 1933 को ही पास द इनेबलिंग एक्ट। और इस इनेबलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अब जर्मनी में क्या इनेबल हो जाएगी? डिक्टेटरशिप। दिस एक्ट established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. इस इनेबलिंग एक्ट ने सारी की सारी पावर्स हिटलर को दे दी कि वो पार्लियामेंट को कर सके साइडलाइन। पार्लियामेंट क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में पार्लियामेंट का क्या काम है भाई साहब जी? कुछ काम नहीं है। पार्लियामेंट को तो परे फेंको। एंड रूल बाय डिक्री मतलब अपने अकॉर्डिंग हम रूल करेंगे, अपने हमारी पास सारी की सारी पावर्स होंगी। और जो भी सारी अदर पार्टीज हैं एक्सेप्ट द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स, उनको छोड़कर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स एसोसिएशंस को बैन कर दिया गया। इसके अलावा स्टेट स्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। ये 4 इंस्टीट्यूशंस, दीज ये जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नो मोर इंडिपेंडेंट नाउ। मतलब कि इनको किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? एडोल्फ हिटलर के ऊपर रहना पड़ेगा कि एडोल्फ हिटलर ही अब संभालेंगे इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी। इनको भी पूरा देख रेख करने वाले कौन होंगे? एडोल्फ हिटलर। अब वो डिक्टेटर बन चुके हैं, वो तानाशाह बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली सारा कुछ अब उन्हीं के हाथ में होगा। तो एडोल्फ हिटलर ने धीरे-धीरे करके क्या करा? डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करके ले आए वो डिक्टेटरशिप। चांसलर बने, मिस्टीरियस फायर लगवाई। ठीक है, फायर लगवाई। फायर लगवाने के बाद लोगों से राइट्स को सस्पेंड कर दिया। राइट्स को सस्पेंड कर दिया, सारे हर्डल्स को रिमूव कर दिया और उसके बाद पास करा इनेबलिंग एक्ट, जब कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था। व्हाट इफ एनी सिटीजन ऑब्जेक्ट्स हिज वर्क? क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, लोगों को अरेस्ट कर दिया, सारे अदर ऑपोजिशन पार्टीज को अरेस्ट कर दिया, बट अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलता, तो एडोल्फ हिटलर ने क्या उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे थे? हाँ जी, एडोल्फ हिटलर ने पहले से ही प्री अरेंजमेंट सब कुछ करके बैठे थे वो, कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलता है तो मेरे को क्या करना है। उसके लिए एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को क्रिएट कर रखा था, बहुत सारे अलग अलग तरह के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को स्टैब्लिश किया। एक तो थे जो वहां पे एग्जिस्ट करते थे ग्रीन यूनिफॉर्म, गार्ड यूनिफॉर्म में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे वो तो थे ही थे। उसके अलावा 4 और अलग तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करा उन्होंने? स्टैब्लिश किया, जिसमें सबसे पहले स्टॉर्म ट्रूपर्स। ये बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट थे। जब इनको मिलता था कोई भी गिल्टी है, कुछ भी कोई कुछ अगेंस्ट बोल रहा है, तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन कैंप्स या डायरेक्ट इनको अरेस्ट कर देते थे। फिर गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस। गेस्टापो सी मतलब ये ड्रेस एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं रहते थे, नॉर्मल सीक्रेट स्टेट पुलिस है तो नॉर्मल ड्रेस में रहते थे, सुनते थे इधर की बातें और जैसे ही उनको लगता था वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करते थे। फिर प्रोटेक्शन स्क्वाड, अपने प्रोटेक्शन के लिए, उनको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं था, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉपर स्क्वाड, प्रॉपर ग्रुप बना रखा था। एंड क्रिमिनल पुलिस, अगर कोई भी क्रिमिनल पुलिस का रोल क्या था कि कोई भी उनको दिख रहा है कि कोई क्राइम हो रहा है किसी चीज के भी अगेंस्ट, तो उसका देख देख कौन करेगा?
क्रिमिनल पुलिस तो एक तो एग्जिस्टिंग जो रेगुलर पुलिस थे वो तो थे ही थे, उसके अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टेपो, प्रोटेक्शन स्क्वाड और क्रिमिनल पुलिस, इन चार अलग अलग तरह के पुलिस ऑफिसर्स को और बुलाया गया और इनको इतनी ज्यादा पावर्स दी गई ना कि आप पूछो मत। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो थी इनको बहुत अबंडेंस में दे रखी थी, इतना इतने पावर्स वैसे किसी सिक्योरिटी ऑफिसर के पास नहीं होती है। बट हाँ, ये जर्मनी है भाई साहब जी, ये एडोल्फ हिटलर का राज है, एडोल्फ हिटलर का जो मन करेगा वो करेंगे, इस तरह के थे ये। एसएस है जो फर्स्ट है, ये सिचर हीट डिंस्ट, मतलब जो भी है ये जर्मन वर्ड है, अपन इसको एसएस के नाम पे याद रखेंगे, प्रोटेक्शन स्क्वाड। नेक्स्ट है बीच में गेस्टेपो, और ये है अपने एसए। ठीक है, तो ये कुछ अलग तरह के सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो जर्मनी में हिटलर ने क्रिएट करे थे, स्टैब्लिश करे थे अपने पूरी प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए। अब इनको इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई थी कि एक्सेस में, अबंडेंस में पावर्स दी गई थी, जो कि शायद ही किसी पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी ऑफिसर या स्पेशल सर्वेलेंस ऑफिसर्स के पास हो। किस तरह की पावर्स थी, अगर कोई भी गिल्टी पाया जाता, अगर कोई भी किसी ने भी कुछ काम करा और उसके लिए गिल्टी है, या फिर एडोल्फ हिटलर के अगेंस्ट वो कुछ बोल रहा है, तो बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के, बिना किसी ट्रायल के उनको अरेस्ट कर दिया जाता था, एंड देन दे वर सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप्स। अरेस्ट करने के बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया जाता था। तो ये इस तरह से हिटलर जो थे वो वर्क करते थे कि अब वो डिक्टेटर बन चुके हैं, उनके अगेंस्ट उनको सपोर्ट में जो है वेल वेल एंड गुड, आप अगर मेरे अगेंस्ट में आओगे तो मेरे पास बहुत सारे स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आपका क्या कहते हैं, आप ट्रीट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज के। तो ये सब था, इस तरह से जर्मनी में से एडोल्फ हिटलर ने धीरे धीरे क्या करा, डेमोक्रेसी को हटा के ले आए डिक्टेटरशिप। अब क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन। अपन ने बहुत सारे प्रोमिस की बात की, एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे प्रोमिस किए थे जर्मनी को। क्वेश्चन ये आता है कि मैम इन्होंने ये प्रोमिस फुलफिल करे? हाँ जी, करे, काफी काफी हद तक इन्होंने प्रोमिस को फुलफिल करा एडोल्फ हिटलर ने। इकोनॉमिक रिकवरी की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज असाइंड टू द इकोनॉमिस्ट जाल्मर सेस्ट। देखो, एक अच्छा काम, जो समझदारी का काम एडोल्फ हिटलर ने करा। पैसे छापने से, पैसे प्रिंट करने से इकोनॉमी में बूस्ट नहीं आता, इकोनॉमी बूम नहीं करती है। इसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, और वही आपको बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो एडोल्फ हिटलर ने वही करा इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, क्योंकि अपन जानते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उन्होंने क्या बुलाया, एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट को बुलाया, जिनका नाम था जाल्मर सेच। अच्छा, जाल्मर सेच ने बोला कि भाई दो चीजें करनी पड़ेंगी अगर जर्मनी की इकोनॉमी को इंप्रूव करना है। अब वो दो चीजें क्या थी? पहला, फुल प्रोडक्शन। सबसे पहले तो क्या काम है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों को वेजेस मिलेंगे, लोगों को वेजेस मिलेंगे, लोग स्पेंड करेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, और ऑब्वियसली इकोनॉमी भी राइज करेगी। तो इन्होंने कहा ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, तब ही जाके हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एडोल्फ हिटलर ने कहा ठीक है जी, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये प्रोडक्शन में पैसा कहां से आएगा? प्रोडक्शन में पैसा आएगा स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम से। मतलब अब जो है एडोल्फ हिटलर, जो एक स्टेट, जो गवर्नमेंट है, वो पैसा देगी, वो पैसा देगी और प्रोडक्शन होगा। इनके पास पैसा कहां से आएगा भाई साहब जी? मैम, इनके पास कहां से पैसा आएगा एडोल्फ हिटलर के पास? ये तो वैसे ही फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुकी है जर्मनी। हाँ जी, ये इन्होंने क्या करा, लोन लिया ऑस्ट्रिया से और बहुत सारी अलग अलग कंट्री से इन्होंने लोन लिया। उस लोन को लेकर उन्होंने प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट्स ने फंड्स प्रोवाइड करे, प्रोडक्शन हुआ और ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट आई। इस टाइम पे दो मेन चीजें, दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया गया। पहला, जर्मन सुपर हाईवेज। जो सुपर हाईवेज या जो अपने नेशनल हाईवेज होते हैं, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? सिंबलाइज करते हैं कि हमारी कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, बस। तो जर्मन सुपर हाईवेज अगर ये बनाए जाएंगे, सुपर हाईवेज, तो इससे जर्मनी जो है वो डेवलप भी दिखेगा। इसके अलावा लोगों का इसमें, अब इसको बनाने में भाई लेबर तो चाहिए ना, तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी होगी। दूसरी चीज क्या बनी, पीपल्स कार वॉक्सवैगन। अब वॉक्सवैगन एक कंपनी है, जो इंडिया में भी वॉक्सवैगन की बहुत सारी कार्स आती हैं। तो बस ये इन्हीं इसी टाइम पे, हिटलर के टाइम पर ही वॉक्सवैगन बनाई गई, जर्मनी से ओरिजिनेटेड है। अब इस कार को प्रोडक्शन करने पर भी क्या, वर्कर्स की, लेबर्स की नीड होती है, और लेबर्स की नीड होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है धीरे धीरे करके रिमूव होगी। तो इस तरह से एडोल्फ हिटलर ने अपना प्रॉमिस जो है काफी हद तक पूरा करा। ये देखो कुछ इमेजेस हैं इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। एक हिस्टोरियन ने ऐसा भी कहा है, इफ हिटलर हैड क्विट से 1936-37। देखो आप खुद सोचो, एडोल्फ हिटलर आए, इतने सालों तक जो डेमोक्रेसी ने नहीं करा जर्मनी में, वो डिक्टेटरशिप ने करा, तो एक तरह से तो बहुत अच्छी बात है ना।
इकोनॉमिस्ट को बुलाया, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की जा रही है, तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है। जो डेमोक्रेसी नहीं कर पाई वो डिक्टेटरशिप कर रही है। तो ऐसा ही इसी सोच को लेके एक हिस्टोरियन ने कहा, इफ हिटलर हैड क्विट से 1936 और 1937, अगर हिटलर 36 37 पे क्विट कर जाता, he would probably have gone into history as one of the great leaders because he brought around the German economy and he unified the country। अगर ये 1936 1937 तक अगर ये क्विट कर जाते, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिकवरी करा। अपन कल पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करा। प्रोमिस जो इन्होंने करे उसको काफी हद तक उन्होंने फुलफिल भी किया। तो अगर ये यहाँ पर आके वो रुक जाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लीडर कहलाए जाते हैं, जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करा है, जर्मनी की सिचुएशन को इम्प्रूव करा है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, ये स्टॉप नहीं हुए, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चूज करा, और वही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। So that's it for today, students. I hope you understood everything. And still, if you have any doubts or queries, feel free to ask me questions. Questions. Okay. So the first question that you have to tell me the answers in comments. First question is, students, tell me the name of the president who gave chancellorship to Adolf Hitler. Okay. Next question. Mysterious fire was broke out in where? इन डैश, ठीक है, इन डैश करके आपको बताना है कहाँ पे वो आग फायर लगी थी जो मिस्टीरियस थी, मतलब पता नहीं था कि किसने लगवाई है, जबकि हमको पता है हिटलर ने लगवाई है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हिटलर अपॉइंटेड एन इकोनॉमिस्ट टू सॉल्व द इकोनॉमिक रिकवरी, टेल मी द नेम ऑफ दैट इकोनॉमिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, that economists suggested two main things to be done in order to remove the economic crisis। मतलब कौन से एम को अचीव, दो मिशन को अचीव करना पड़ेगा अगर हमको इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करना है, तो वो कौन से दो हैं? So that's it for today, students. You have to tell me the answers of these four questions in comments.